पिछले 1-2 सालों में हमने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देख ली है एंड बहुत सारे केसेस के बारे में भी सुन लिया है, जहां पर लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को रेंट देते हैं एंड उसका इनकम टैक्स में बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, अगर उन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो माइंड इट, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरह के केसेस को चेक करना शुरू कर दिया है एंड अगर लोगों के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, प्रूफ्स नहीं होते, तो फिर उनके लिए एक एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जहां पर उनको टैक्स पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। तो माइंड इट, अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अपने पेरेंट्स को रेंट दिया है या फिर किसी और रिलेटिव को रेंट दिया है एंड उसका इनकम टैक्स में बेनिफिट क्लेम करा है, तो फिर आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। हो सकता है या तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को अवॉइड कर लो या फिर आप उसके लिए एक अच्छी सी प्लानिंग कर पाओ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे चलने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं दैट ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है। बेसिकली वो लोग जो कहीं जॉब करते हैं, कहीं सैलरी में काम करते हैं, तो उनको जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट उसमें से होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। बेसिकली ये वो अलाउंस है जिसका आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट एंड उसके अलावा कुछ एक और कंडीशंस भी होती है जिनको आपको फुलफिल करना होता है। अब यहां पर सिचुएशन क्या क्रिएट होती है? सिचुएशन यहां पर क्रिएट होती है दैट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स को रेंट देते हैं, अपने रिलेटिव्स को रेंट देते हैं एंड उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने पास नहीं रखते एंड बाद में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं दैट आप अपने पेरेंट्स को रेंट नहीं दे सकते, रिलेटिव्स को रेंट नहीं दे सकते। लॉ इस बात को कहीं भी नहीं बोलता। लीगली आप ये सब कुछ कर सकते हो। बट यहां पर प्रॉब्लम कब आती है? यहां पर प्रॉब्लम आती है जब लोग एक्चुअली में रेंट पे नहीं करते एंड उसका बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस बताता हूं। यहां पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो यहां पर मैं एक नाम लेता हूं मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स एक जगह जॉब करते हैं, उनकी जो सैलरी मिलती है वहां पर उनको 50,000 रुपीज का एचआरए भी मिलता है। अब मिस्टर एक्स अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, घर पेरेंट्स के नाम पर है, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स ने अपने पेरेंट्स को रेंट दिखा दिया दैट मैं अपने पेरेंट्स को रेंट पे करता हूं एंड उसका बेनिफिट उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लिया। बट इस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो आपने रेंट पे करा है, क्या आपने एक्चुअली में रेंट पे करा है या नहीं करा। अगर आपने एक्चुअली में रेंट पे किया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, आपके पास रेंट रिसीट होनी चाहिए। चौथी कंडीशन, अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा रेंट पे करते हैं तो फिर आपको टीडीएस से रिलेटेड कंप्लायंसेस भी करनी पड़ती हैं। अगली कंडीशन, अगर आपका पूरे साल का रेंट वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपके पास लैंडलॉर्ड का पैन भी होना चाहिए। ये पैन आपको अपने एम्प्लॉयर के पास सबमिट करना पड़ता है, तभी आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए का बेनिफिट देता है। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को ये पैन सबमिट नहीं करा, बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, तो एम्प्लॉयर आपको एचआरए का बेनिफिट नहीं देगा। उस केस में आप इस बेनिफिट को क्लेम कर सकते हो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाओगे तब। अब जो यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, जहां पर लोग फंसते हैं, वो कौन कौन से केसेस होते हैं उनकी बात करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स का पैन नंबर यूज कर लेते हैं, रिलेटिव्स का पैन नंबर यूज कर लेते हैं एंड एम्प्लॉयर को वो डिटेल्स दे देते हैं। रियलिटी में उन्होंने बैंक के थ्रू रेंट की पेमेंट नहीं करी हुई होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं होता। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रेंट रिसीट नहीं होती। काफी सारे लोग सिर्फ रेंट की एंट्री दिखा देते हैं, उनके पास अपने लैंडलॉर्ड का पैन नहीं होता। या फिर ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर आप तो अपने रिलेटिव का पैन नंबर देकर बेनिफिट क्लेम कर लेते हो, बट जब आपका वो रिलेटिव अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वहां पर वो रेंट की इनकम ही डिस्क्लोज नहीं करता। ये तो सीधा सीधा सिस्टम मिसमैच का केस बन जाता है एंड ऐसे केस में नोटिस तो ऑलमोस्ट आता ही आता है। तो फिर क्वेश्चन आता है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसना तो फिर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से टिक मार्क लगाने हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला,
आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके पास रेंट रिसीट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपके पास रेंट की पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए। वो कैश में भी हो सकता है एंड वो बैंक के थ्रू भी हो सकता है। अगर वो बैंक के थ्रू है, बहुत बढ़िया बात है। अगर वो कैश के थ्रू है, तो मेक श्योर आपका वो कैश कहां से जनरेट हुआ है उसको आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओ। अगर आपका वो बेनिफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। एंड जब आप अपना आईटीआर फाइल करने जाओगे, अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर आपको वहां पर रिपोर्ट करना है। एंड ऐसे ही अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा मंथली रेंट पे करते हो, तो फिर आपको टैक्स से रिलेटेड कंप्लायंसेस भी करनी पड़ती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप ये रेंट पे कर रहे हो, ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट जिस एरिया में आप रहते हो वहां पर एवरेज रेंट होता है 10,000 रुपए एंड आप अपने आईटीआर में बेनिफिट क्लेम कर रहे हो 1 लाख रुपए। आप दिखा रहे हो दैट हम अपने रिलेटिव्स को 1 लाख रुपए का रेंट पे कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। एंड ट्राई टू मेक श्योर आप जिसको रेंट पे कर रहे हो, वो जो लैंडलॉर्ड है वो वाकई प्रॉपर्टी का मालिक हो। कहीं ऐसा ना हो प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है एंड आप उस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो किसी और पर्सन को दे रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है, तो फिर आपके पास उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए जो कि आपके इस केस को एक्सप्लेन करें दैट यस, ये प्रॉपर्टी भले ही एक्स के नाम पर है, बट आप वाई को रेंट पे कर रहे हो, इसका कोई रीजन है एंड ये एक वैलिड रीजन है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप अपने आईटीआर में हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, तो स्पेशली उन केसेस में जब आपने अपने रिलेटिव्स को रेंट पे करके इनकम टैक्स में बेनिफिट क्लेम करा है तब। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट रिसीट होनी चाहिए, ट्राई करो रेंट की पेमेंट आप बैंक अकाउंट के थ्रू करो। ऐसे ही आपके पास लैंडलॉर्ड का पैन होना चाहिए। जब वो आपका लैंडलॉर्ड है जिसको आपने रेंट दिया है, मेक श्योर उस पर्टिकुलर पर्सन ने जब अपना आईटीआर फाइल करा हो उसमें उन्होंने रेंट की इनकम भी दिखाई हो। एंड ऐसे ही अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हो, तो फिर वहां पर आपको टीडीएस से रिलेटेड कंप्लायंसेस भी करनी चाहिए। अगर आप ये सारे पैरामीटर्स टिक कर लेते हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप इनमें से कोई भी एक पैरामीटर मिस कर जाते हो, तो फिर माइंड इट, आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। एंड वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। एंड कई बार जो ये अमाउंट होता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जहां पर लोगों की कंप्लीटली जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, एक किस्म से वो गड़बड़ा जाती है। बिकॉज कई बार ऐसे भी केसेस निकल कर आए हैं जहां पर एचआरए का बेनिफिट एक साथ 2-3 सालों का भी डिसअलाउ हुआ है। तो फ्यूचर में अगर आप अपने रिलेटिव्स को या फिर एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर रहे हो, तो फिर आपको इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने से बच सकते हो, या फिर इस वीडियो को देखकर आप अच्छी सी प्लानिंग भी कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो आपका ये रेंट एग्रीमेंट है, अगर ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया में फॉल करता है, तो फिर वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।